हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 316वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और ये जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ ये एक परीक्षा में नहीं, संगीत की अनेकों परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन वीडियोस को पूरा ज़रूर देखिए। और यदि आप इस वीडियो को अपने कान में ईयरफोन लगाकर सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको ये प्रश्न ज़्यादा अच्छे से सुनाई देंगे, क्योंकि आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है। तो यदि आप ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो आपको अवश्य ही ये प्रश्न समझ में आएंगे। और यदि आपको ये प्रश्न समझ में आए तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी इस मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झावेरी बहनों का संबंध है। झावेरी बहनों का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। मणिपुरी नृत्य से झावेरी बहनों का संबंध है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भागती हुई तलवार की तान को गाने के लिए ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध गायक हैं। तो भागती हुई तलवार की तान, ये एक प्रकार का तान है जिसको भागती हुई तलवार की तान कहा जाता है। इसको गाने के लिए ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध गायक हैं बड़े मोहम्मद खां। उस्ताद बड़े मोहम्मद खां जी भागती हुई तलवार की तान को गाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तीसरा प्रश्न है, नौ हक्का में धा होते हैं, यानी कि जो धा बोल निकाला जाता है तबले पर, तो ये नौ हक्का है। नौ हक्का में धा बोल होता है नौ, नौ धा होता है नौ हक्का में, ठीक है। चौथा प्रश्न है, चक्रदार तिहाई को क्या कहा गया है। चक्रदार या चक्करदार भी कहते हैं। तो चक्रदार तिहाई को कहा गया है नौ हक्का। चक्रदार तिहाई यानी कि तीन चक्कर, तिहाई का जो 3 बार वादन किया जाता है उसको चक्रदार तिहाई कहते हैं। एक बोल को 3 बार बजाएंगे तो वो तिहाई होगा, और तिहाई को 3 बार बजाएंगे तो वो चक्रदार तिहाई होगा। और चक्रदार तिहाई में जो होता है इसको कहते हैं नौहक्का। चक्रदार तिहाई को कहते हैं नौहक्का, और नौहक्का में होता है नौ धा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, विदारी कहते हैं। विदारी कहते हैं गीत के छोटे छोटे खंडों को। गीत के छोटे छोटे खंडों को विदारी कहते हैं। छठवां प्रश्न है, स्थाय कहते हैं। स्थाय कहते हैं रागवाचक स्वर समुदाय या पकड़ को। रागवाचक स्वर समुदायों को स्थाय कहते हैं, या जो पकड़ होता है उसको आप स्थाय कह सकते हैं। और गीतों का जो छोटा छोटा खंड होता है उसको विदारी कहते हैं। रागों के मुख्य स्वर समुदाय को स्थाय और गीतों के छोटे छोटे खंड को विदारी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, राग में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला स्वर है। किसी राग में सर्वाधिक जो प्रयोग होने वाला स्वर होता है वो है वादी स्वर। वादी स्वरों को राग का राजा कहा जाता है, राग का मुख्य स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो राग में सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला जो स्वर है वो है वादी स्वर। आठवां प्रश्न है, शंख की उत्पत्ति मानी जाती है। शंख की उत्पत्ति मानी जाती है समुद्र से। समुद्रों से ही शंख की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। नौवां प्रश्न है, किस राग में पंचम स्वर महत्वपूर्ण स्वर है। तो मधुवंती जो राग है इसमें जो पंचम है इसका एक अपना योगदान है, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वर जो है ये पंचम स्वर है मधुवंती राग में। 10वां प्रश्न है, किस राग में दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग होता है। ललित राग में दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग होता है।
यदि आप ललित राग को गा रहे हैं तो आरोह जब आप गाएंगे तो पहले आप शुद्ध मध्यम, उसके बाद तीव्र मध्यम लगाकर आगे के स्वरों को बोलेंगे, और अवरोह में पहले तीव्र मध्यम फिर शुद्ध मध्यम का प्रयोग करते हुए पीछे के स्वरों को बोलेंगे। ठीक है, तो ललित राग में जो होता है दोनों मध्यम लगता है, और जैसी प्रकृति होती है, जैसा आप गा रहे हैं, आरोह गा रहे हैं तो पहले शुद्ध मध्यम बाद में तीव्र मध्यम, और यदि अवरोह गा रहे हैं ललित राग का तो पहले तीव्र मध्यम और बाद में शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न है, आमद व सलामी विशेषता है। आमद व सलामी जो है ये विशेषता है कथक नृत्य का। कथक और कथकली ये दोनों अलग अलग नृत्य हैं, तो कथक नृत्य का जो विशेषता है वो है आमद व सलामी। 12वां प्रश्न है, किस काल के अंतर्गत लोक संगीत का एक सुदृढ़ गायन शैली के रूप में विकसित हुआ। किस काल के अंतर्गत लोक संगीत एक सुदृढ़ गायन शैली के रूप में विकसित हुआ, तो वो काल है मौर्य काल। मौर्य काल में जो लोक संगीत था वो सुदृढ़ता से गायन शैली के रूप में विकसित हुआ था। 13वां प्रश्न है, प्रातः काल में गाया जाता है। प्रातः काल या सुबह के समय गाया जाता है भैरव राग। राग भैरव को प्रातः काल के समय गाया जाता है। 14वां प्रश्न है, बौद्ध काल में आध्यात्मिक संगीत को क्या कहा जाता था। बौद्ध काल में आध्यात्मिक संगीत को कहा जाता था थेरी गाथा। थेरी गाथा कहा जाता था बौद्ध काल में आध्यात्मिक संगीत को। 15वां प्रश्न है, उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य को कथक के नाम से जाना जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, ठीक है, उसमें से जो 3 ऑप्शन होंगे वो दक्षिण भारत के जो नृत्य हैं उनके नाम होंगे, और एक जो कथक होगा ये उत्तर भारत का नृत्य है। तो कथक जो है उत्तर भारत का नृत्य है और इसको शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है कथक को। ठीक है, ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। 16वां प्रश्न है, भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की थी। भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार यानी कि पद्म जितने भी पुरस्कार हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, इनको देने की शुरुआत की थी 1954 ईस्वी में। 1954 से 1954 से पद्म पुरस्कारों को भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। 17वां प्रश्न है, मसीत खानी गत का मुखड़ा कितने मात्रा का होता है। मसीत खानी गत का मुखड़ा जो होता है ये 5 मात्रा का होता है। ठीक है, मुखड़ा केवल 5 मात्रा का होता है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, मसीत खानी गत का आरंभ होता है। तो मसीत खानी जो गत है इसका आरंभ होता है 12वीं मात्रा से। 12वीं मात्रा से आरंभ होता है और इसका केवल मुखड़ा जो होता है ये 5 मात्रा का होता है। 19वां प्रश्न है, मसीत खानी गत को बजाया जाता है। मसीत खानी गत को बजाया जाता है विलंबित लय में, यानी कि जो सबसे धीमा लय होता है विलंबित लय, जिसमें बड़ा ख्याल को गाया जाता है, उस लय में मसीत खानी गतों को बजाया जाता है। 20वां प्रश्न है, रजा खानी गत को बजाया जाता है। रजा खानी गत को द्रुत लय में बजाया जाता है। मसीत खानी गत को विलंबित लय में और रजा खानी गत को द्रुत लय में बजाया जाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर भी करिए, ताकि जो भी संगीत सीखना चाहते हैं, आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये प्रश्न आसानी से मिल सके। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियोस को
और डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो मैंने लिंक दिया है उस लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं। उसमें मैंने पिछली 315 वीडियोस को बनाया है जिसमें मैंने ऐसे ही 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। तो यदि वे इन प्रश्नों को देख लेंगे जो कि अनेकों बार अनेकों परीक्षाओं में वे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे अवश्य ही, तो आप यदि उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपके आने वाली परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस शेयर करके दिखाइए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।